आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार अब संसद में संशोधन विधेयक लाएगी और ये संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नए परिसीमन में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी और 816 सदस्यों वाली लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। महिला आरक्षण बिल पर महिला सांसदों ने खुशी जाहिर की, लेकिन सवाल है कि संसद में महिला आरक्षण से महिलाएं कितनी सशक्त होंगी। ये तस्वीर साल 2023 की है, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हुआ था और महिला सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। करीब 3 साल बाद सरकार इस कानून में संशोधन करने जा रही है। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार अब संसद में संशोधन विधेयक लाएगी। इस बिल में लोकसभा सीटों के परिसीमन और सीटें बढ़ाने के लिए 2011 की जनगणना को ही आधार मानने का प्रावधान किया जाएगा। ये संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नए परिसीमन में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। 816 सदस्यों वाली लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में 80 की जगह 120 लोकसभा सीटें हो सकती हैं। उत्तराखंड में 5 की जगह 8 सीटें हो सकती हैं, जबकि बिहार में 40 की जगह 60 सीटें, तमिलनाडु में 39 की जगह 58 या 59 सीटें हो सकती हैं। सीटों में इजाफा कर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि इसी साल जून में परिसीमन आयोग का गठन हो सकता है। इसे लेकर बिहार की महिला सांसद काफी खुश हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने समझे और 33% आरक्षण देके आज महिलाओं को ला रहे हैं, तो दया ममता करुणा सब आ रही है और देश आगे बढ़ेगा और भी आगे बढ़ेगा। एनडीए की नेता इसको लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही है। देखिए, मैं इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आधी आबादी को और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सरकार ने इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो शुरुआत में गृह मंत्री ने छोटे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है। कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी और अन्य बड़े दलों के नेताओं के साथ बातचीत अभी बाकी है। वैसे सरकार के संशोधन विधेयक पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। अब कहेंगे हेडलाइन बदलने की बात है, लेकिन हकीकत ये है, सवाल हम फिर भी पूछेंगे। हम और पूरा देश अब इनकी ये नौटंकी समझ चुका है। जबकि आरजेडी सांसद मीसा भारती ने इसे बंगाल चुनाव से पहले वोट के लिए राजनीतिक कवायद करार दिया है। हाँ, मैंने भी सुना है कि शायद इस वीक फ्राइडे तक शायद आएगा और मुझे ये लगता है कि शायद बंगाल चुनाव को देखते हुए ये बिल लाया जा रहा है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हुआ, जो नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसी हफ्ते नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम बिल में संशोधन लेकर आएगी। यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण लागू किया जा सके। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली लालू प्रसाद की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका में दम नहीं है। लालू परिवार को एक के बाद एक झटके पर झटका लगता जा रहा है। इस बार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली लालू प्रसाद की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इस पर सुनवाई का कोई मतलब भी नहीं बनता। लालू प्रसाद की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर और तीनों चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट की ओर से इन आरोप पत्रों पर संज्ञान लेने के आदेशों को भी रद्द करने की अपील की गई थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जज रविंद्र टूडेजा की अदालत ने इन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके पहले पिछले सप्ताह ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी लैंड फॉर जॉब केस में दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग वाली लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया था।
बता दें कि लैंड फॉर जॉब का ये मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू फैमिली और उनके नजदीकियों के नाम पर औने पौने दाम पर जमीन लिखवाई गई। इस मामले में 18 मई 2022 को केस दर्ज किया गया था, जिसमें लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की। नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जनता दल यूनाइटेड की कमान नीतीश कुमार के पास ही रहेगी, यानी नीतीश कुमार चौथी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार में सीएम पद की कुर्सी भी छोड़ रहे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की कमान नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। नीतीश कुमार एक बार फिर निर्विरोध जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के संगठनात्मक चुनाव में नीतीश कुमार को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। नीतीश के जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में पार्टी को मजबूत किया और उनके नेतृत्व में बिहार में बड़ा बदलाव भी आया है। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, नीतीश ही पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो जेडीयू में सर्वमान्य नेता हैं। सब लोग, ललन बाबू है हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे पार्टी के जितने सांसद हैं, हमारे पार्टी के जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, सरपंच जी, सब लोग आए थे। उनके बिहार पे हम लोगों ने सर्टिफिकेट रिसीव किया है। उस हिसाब से उन्होंने काम किया है 20 साल बिहार में। देश और दुनिया में सब बिहारी का प्रतिष्ठा, इज्जत अगर बचा और बना, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये पार्टी किसका है? ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने बनाया है। नीतीश कुमार जी ने नीचे से लाके आज तक यहाँ तक इस पार्टी को खड़ा किया है। तो नीतीश जी अनअपोज्ड हुए तो इसमें कौन सी खबर है? कोई खबर नहीं है। बिहार को जो आज हालात को, जो तरक्की को, जो मार्ग को जो चल रहा है, और सिर्फ नीतीश जी के चलते हुआ है। और 20 साल में उन्होंने जो काम किया है आज दिख फिरा है। और रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो पूछ रहे हैं, पूर्व में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और नीतीश जी की यह पार्टी खून पसीने से बनाई हुई पार्टी है। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर सियासत भी हाई है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने नीतीश को बधाई तो दी, लेकिन ये भी कह दिया कि अब कम से कम नीतीश कुमार परिवारवाद पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो तेजस्वी ने इसे जेडीयू का अंदरूनी मामला बताया। अच्छी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। और सबसे अच्छी बात है नीतीश कुमार जी की मुझे ये लगी कि अब कम से कम परिवारवाद पे तो नहीं बोलेंगे। अपने बेटे को राजनीति में ले आए हैं तो एटलीस्ट परिवारवाद पे तो वो नहीं अब बोलेंगे। और यहाँ आके कम से कम उप प्रधानमंत्री का पद तो जरूर पाए। देखिए उनका अपना पार्टी है ना, उनका अपना डिसीजन है। इंटरनल पार्टी में क्या उनका फैसला होता है, इस पे हम क्या टिप्पणी करें। नीतीश कुमार चौथी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार साल 2023 से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साल 2020 में नीतीश ने खुद ही अध्यक्ष पद छोड़कर आरसीपी सिंह को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। बाद में आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह अध्यक्ष बने। दिसंबर 2023 में ललन सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाल ली। अब 2029 तक के लिए, यानी एक बार फिर 3 साल के लिए नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं अनंत सिंह की शक्ति पूजा की। बेऊर जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह ने अपने गांव में कुलदेवी की पूजा की। फिर अनंत सिंह मां त्रिपुर बाला सुंदरी जगदम्बा के दरबार में भी पहुंचे। समर्थकों ने अनंत सिंह को फूल मालाओं से लाद दिया। सफेद पैंट शर्ट में फूल मालाओं से लदे अनंत सिंह। गांव में ढोल नगाड़ों की गूंज, अनंत के समर्थन में जोरदार नारेबाजी। काला चश्मा पहने मुस्कुराते हुए अनंत सिंह का रोबीला अंदाज।
जेल से रिहा होने के बाद अनंत सिंह की तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर है अनंत सिंह के गांव नदावा की। अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ पटना से मोकामा में अपने गांव पहुंचे। अनंत के समर्थकों ने उन्हें फूलमाला से लाद दिया। अनंत सिंह सबसे पहले अपनी कुलदेवी मां ब्राह्मणी के स्थान पहुंचे। अनंत सिंह ने कुलदेवी के दरबार में अपना मत्था टेका। यहाँ एक दिलचस्प वाकया हुआ। विधायक ने मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं किया, बाहर से ही पंडित जी ने उनकी विशेष पूजा संपन्न कराई। इस दौरान पुजारी ने अनंत सिंह के सामने विशेष मांग भी रख दी। मंदिर के पुजारी ने गांव में शिवाला बनाने की मांग रखी। अनंत ने अपने अंदाज में पुजारी को जवाब दिया और फिर लोगों का दिल भी जीत लिया। भोला जी मंदिर बनवा रही है, देख लेते ध्यान देते बनवाना तो बस अपने के खाली वही बनवा देखिए हमें फिर मंगल के बहुत अच्छा मंगल के। जेल से रिहा होने के बाद अनंत सिंह की शक्ति पूजा जारी है। अनंत सिंह सुप्रसिद्ध मां त्रिपुर बाला सुंदरी जगदम्बा के दरबार भी पहुंचे। अनंत सिंह ने मां जगदम्बा की आराधना की, मां की आरती उतारी। मंदिर के घंटे की ध्वनि के बीच अनंत सिंह मां की पूजा में तल्लीन दिखे। यहाँ भी अनंत समर्थकों का उत्साह चरम पर था। बढ़ैया पहुंचते ही समर्थकों ने अनंत सिंह को फूल मालाओं से लाद दिया। समर्थकों ने अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। बेऊर जेल से 4 महीने बाद रिहा होने के बाद अनंत सिंह अपने इलाके में है। मोकामा के रॉबिन हुड का हर जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। अनंत की एक झलक पाने के लिए उनके समर्थक बेताब हैं। ये नजारा किसी उत्सव से कम नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। तो मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है वो आपको बताते हैं। तो मंत्री दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल उठाए हैं। राजनीति को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कहा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी परिपक्व नेता नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी बहिष्कृत नेता हैं। देश विरोधी भाषा राहुल गांधी की पहचान रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। दिलीप जायसवाल का ये बड़ा बयान। मंत्री दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल उठाए और राजनीति को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने ये कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी परिपक्व नेता नहीं है। आपको पूरा बयान दिखाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जैसे नेता राजनीति को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी नेता बने ही नहीं है। वो परिपक्व नहीं है, मैच्योर्ड अभी तक नहीं हुए हैं। देश विरोधी ताकत की भाषा बोलना, देश विरोधी आवाज को बुलंद करना राहुल गांधी का अब पहचान बन गया है। इसीलिए पूरा देश और कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी से अब नफरत करने लगे हैं। तो राहुल गांधी अब बहिष्कृत नेता हैं। तो बहिष्कृत नेता क्या बोले नहीं बोले उसके बारे में कुछ भी बोलना बेकार है। सीतामढ़ी के सोनबरसा से आपको झकझोर देने वाली एक खबर दिखाते हैं, जहां सहोरवा मध्य विद्यालय में 4ठी कक्षा में पढ़ रही छात्रा स्मृति कुमारी को उसके ही क्लास में पढ़ने वाली 2 बच्चियों ने पीट कर मार डाला। और हैरान करने वाली बात यह है कि वहां मौजूद शिक्षक इसे तमाशा की तरह देखते रह गए। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। 4ठी की छात्रा की दर्दनाक मौत, सहपाठियों ने पीट कर की हत्या, पंखा चलाने के विवाद में मारपीट, स्कूल पर लापरवाही का आरोप। एक छोटी सी मासूम 4ठी कक्षा की बच्ची, नाम था उसका स्मृति कुमारी। सीतामढ़ी के सहोरवा मध्य विद्यालय में जहां उसे पढ़ना, लिखना, खेलना और सपने देखना था, वहीं उसके अपने सहपाठियों ने उसे पीट कर मार डाला, सिर्फ इसलिए कि पंखा चलाने को लेकर एक छोटी सी बहस हो गई। 2 सहेलियां
जिनके साथ वो रोज क्लास में बैठती थीं, उन्होंने इतनी बेरहमी से पिटाई की कि स्मृति की छोटी सी जान स्कूल की चार दीवारी के अंदर ही निकल गई। कि बच्चा सब पढ़ने गया, जैसे स्मृति कुमारी जिसका मृत्यु हुआ है, वो क्या बोला, जो पंखा चालू कर रहा है, ठीक है, तो दो लड़की है और तो वो बोला कि नहीं हम पंखा नहीं चालू करने देंगे, तो कहा कि न हम करेंगे, तो वो बोला कि मारेंगे, तो हमारा स्मृति कुमारी बोला कि मारो, तो वही आकर इसको मार दिया। और सबसे दर्दनाक बात, टीचर जो वहां मौजूद थे, जिसकी जिम्मेदारी थी इन मासूमों की रक्षा करना, वो सिर्फ तमाशबीन ही बने रहे। उसने उस लड़ाई को रोकी नहीं, उन्हें बचाया नहीं, उनकी मदद नहीं की, बल्कि कहा जो जीतेगा वो पीटेगा। जब मास्टर को बच्ची लोग बोलने के लिए गया सर कि झगड़ा हो रहा है कि छोड़ा दीजिए, तो बोला है कि झगड़ा होने दो, जो पीटेगा वो जीतेगा, मास्टर जो जीतेगा। क्या यही है स्कूल का मतलब? क्या यही है शिक्षक का फर्ज? एक माँ का सपना चूर चूर हो गया, एक बाप की गोद सूनी हो गई, एक छोटी सी स्मृति जो कल तक स्कूल बैग लेकर हंसती हुई जाती थी, आज सिर्फ एक शव बनकर लौटी। सरकार से सवाल है, शिक्षा विभाग से सवाल है, और उन तमाम टीचर्स से भी जो ड्यूटी के नाम पर वेतन लेते हैं, लेकिन बच्चों की जान बचाने की जिम्मेदारी नहीं निभाते, यहाँ तक कि उसे इलाज के लिए अस्पताल तक भी नहीं पहुंचाते। 3 बजे और उसके बाद जब हमारा बेटी उस पर बेहोश पड़ा गया, लेकिन मास्टर जी उठाकर भी नहीं घर लाया, बच्चे सब को हाथ भेजा, उसको बच्चा लोग लेकर गया, तो हम लोग को पता चला है कि हमारा लड़की को बेहोश करके भेज दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या स्मृति की मौत की कोई जिम्मेदारी लेगा? क्या स्कूल में बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं? एक छोटी सी जान चली गई, लेकिन सवाल जिंदा रहेंगे। शिक्षकों से, जिम्मेदारों से हम सवाल पूछते रहेंगे, आखिर शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और खबर अब आपको जमुई से दिखाते हैं, जहां सिकंदरा में सरकारी योजना के निरीक्षण के दौरान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक प्रफुल्ल मांझी और बुडको की महिला जूनियर इंजीनियर सोनी कुमारी के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बुडको में लगभग 1 करोड़ की राशि से सिकंदरा बस स्टैंड की 4 दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने विधायक प्रफुल्ल मांझी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान विधायक ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई और जेई सोनी कुमारी को फटकार लगाई है। जहाँ होती है तो लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है। कुछ वैसी बातें थी, पुराने ईंटे को उन लोगों ने प्रयोग में ला करके जो है सो नए काम में जोड़ रहे थे। उसी को हमने निर्देशित किया है कि ये पुराना ईंटा को हटाओ और जो एस्टीमेट बोलता है उसके अनुसार काम करो, क्योंकि एक काम को लाने में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है और राशि तुरंत नहीं मिलती है। जब राशि आई है तो उसका सदुपयोग हो, कुछ दिनों तक वह योजना जो है सो लोगों को उपयोग में आए। देखो ईंटा कैसा है, सबको तोड़वाओ और हटवाओ, समझ गई? आती है खाली टंडेली करके चल जाती है। कहाँ नया ईंटा हमको दिखाओ, नया ईंटा हमको दिखाओ। क्या बोल के गए थे? फटे आपके साइड पे ना रहे हैं जी, क्या बोले थे? अच्छा, आपको पहली बात तो हम लोग काम के लिए इनको बंद करने नहीं बोले थे, इनॉग्रेशन के लिए जो सिर्फ हम जानते हैं सर, हम इनको एक लेटर दिए हुए हैं, दिखाइए लेटर क्या दिए हैं। ये तो बगैर कहे काम चालू कर दिए सर, दिए थे सर। कैसे हो रहा है? एक लेटर दे दिए सर, पूछिए यहीं पर, हम बोले थे। हम कहाँ उसको पूछेंगे, हम तो आपको। बेगूसराय में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई और घटना भगवानपुर और तेघड़ा सीमा की है। आग लगने से खेत में लगा 5 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया है। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और इस घटना के बाद किसानों के बीच हड़कंप मच गया और किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यार जो है सो आग लग गया है, अब किस कारण आग लगा है वो पता नहीं चल रहा है। एक तो भगवान का डोंग जो चला है, वर्षा कारण फसल बर्बाद हुआ और आज आग लग के 5 बीघा फसल बर्बाद हो गया है। हम लोग को सूचना मिला
हम लोग आए हैं 112 के हैं, ठीक है ना, तेघड़ा थाना। और देखे तो बहुत जल रहा था सब, आम पब्लिक मिल करके सब अपना काबू में किया है लोग, और दमकल भी सूचना दिया गया, दमकल भी पहुंच गई है। आग लगने का वजह क्या है सर? वजह है देखिए यही शॉर्ट किया है, ट्रांसफार्मर है बगल में, यही देख जो लौक रहा है वही शॉर्ट किया है। बड़ी खबर आपको शिवहर से दिखाते हैं, जहां डीडीसी ब्रजेश कुमार के आवास और कार्यालय में चल रही छापेमारी करीब 7 घंटे के बाद खत्म हुई है। टीम कई दस्तावेज अपने साथ लेकर गई। निगरानी इकाई के अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार जांच प्रक्रिया अभी जारी है और सभी दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। बताया गया कि इस मामले में आय से अधिक संपत्ति के 4 अलग-अलग केस दर्ज हैं। छापेमारी के दौरान टीम ने शिवहर स्थित कार्यालय, बेतिया स्थित आवास और सीतामढ़ी स्थित ससुराल सहित कई ठिकानों की तलाशी ली है। इस दौरान ऐसे कई दस्तावेज भी मिले हैं जो कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति के संकेत देते हैं। आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ ब्रजेश कुमार डीडीसी। कौन किया है केस? कौन क्या हमारे विशेष निगरानी इकाई के द्वारा केस दर्ज किया। कितना आय से अधिक मिला है? आय से अधिक संपत्ति तो अभी हर जगह रेट चल रही है, 2-3 जगह रेट हो रही है, और बाकी अभी जहाँ जहाँ रेट हो रही है उसकी तो जानकारी बाद में। अब तक सर क्या कुछ हुआ है सर ब्रजेश जी के? अभी तो हमारे यहाँ ऑफिस का सर्च चल रहा है। वैसे उनके ऊपर 1,86,00,000 का अवैध संपत्ति का अवैध कमाई किया का केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको भोजपुर से दिखाते हैं, जहां पीरो निबंधन कार्यालय में अचानक हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक हथियारबंद बदमाश कैंपस में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना के समय कार्यालय में सामान्य कामकाज चल रहा था। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आरा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर आपको बांका से बताते हैं, जहां एक सीएसपी संचालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांका से बता रहे हैं, जहां देखिए एक सीएसपी संचालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया मोड़ पर हुई है, जहां सीएसपी संचालक अपने केंद्र पर बैठे थे, तभी बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी और फरार हो गए। घायल को पहले भागलपुर ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर पटना एम्स रेफर किया गया। पिता ने किसी भी विवाद से इनकार किया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एफएसएल टीम के साथ जांच जारी है। को भी शक हो रहा था कि कहीं लाइन में इनको नहीं लग गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऐसे करके बैठा है, हाथ में मोबाइल है, फिर कहा कि उनको गोली मार दिया, उनको गोली मार दिया। कितने बजे का घटना है? 7:30 के बाद की लगभग। बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बताते हैं, जहां 20 मार्च की रात और आए भीषण आंधी तूफान के चलते बड़े पैमाने पर फसल की क्षति हुई है। अब जिला प्रशासन फसल क्षति की जांच कर रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी हरिद्वार प्रसाद चौरसिया ने जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र में खेतों में जाकर मक्का के फसल क्षति का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी फसल क्षति का जायजा लिया जा रहा है। अनुमानित करीब 8 से 10 हजार हेक्टेयर मक्के की फसल क्षति हुई है। वहीं जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा कि आंधी और बारिश में जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पर पूर्णिया जिले में फसल क्षति हम लोगों ने आकलन करवाया है। जो आंधी और तूफान आया था उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जो है फसल खासकर मक्का की और गेहूं की प्रभावित हुई है, उसका सर्वेक्षण का कार्य जो है वो निरंतर चल भी रहा है और हम लोगों ने इसका एक आकलन भी करा है और एक टेंटेटिव आंकड़ा जो है हम लोगों ने सरकार में भी कृषि कार्यालय के माध्यम से हम लोगों ने भिजवाया है और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम लोग जो किसानों को उचित मुआवजा होता है जहाँ पे भी फसल क्षति हुई है उसको हम लोग दिलवाने में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाकर दिल्ली की राजनीति करेंगे। जीविका दीदियों की नजरें अब इस फैसले पर टिकी हैं। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में जीविका समूह के लिए कई अहम योजनाएं लागू की, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया। अब सवाल उठ रहा है कि आने वाले समय में इन योजनाओं का क्या स्वरूप होगा। इस मुद्दे पर जीविका के सीईओ से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने बातचीत की है, आप देखिए।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा। सर, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि उनके खाते में चली गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। अब आने वाले समय में उन्हें जो 2 लाख रुपए की बात हो रही है वो क्या है प्रोसेस? देखिए, लगभग 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई थी और शहरी क्षेत्रों में भी 18 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच का काम नगर निकायों के द्वारा किया जा रहा है। उनको भी राशि शीघ्र दी जाएगी। ये पहली राशि 10,000 रुपया थी जिससे महिलाओं को कोई भी रोजगार शुरू करना था। अब जो हम लोग का अगला चरण है, हम सभी दीदियों ने जिन्होंने कोई रोजगार शुरू किया है उसका एक मैपिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन एक पूरा एप्लीकेशन बनाया है। हर दीदी का हम लोग ये मैप कर रहे हैं कि उन्होंने क्या रोजगार शुरू किया है, अगर अभी तक नहीं किया है तो क्या करने का इरादा है और किस तरीके की उनकी ट्रेनिंग की नीड्स है, वो किस तरीके का प्रशिक्षण चाहती हैं। ये काम हम लोग 31 मार्च तक खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पूरा प्लान उसके लिए वर्कआउट किया है कि जिस भी तरीके का ट्रेनिंग का नीड्स आएगा उसके लिए पूरा रोल आउट करेंगे हम ट्रेनिंग का एक पूरा आर्किटेक्चर। साथ ही साथ जिन महिलाओं ने जिस भी प्रकार के व्यवसाय का उन्होंने शुरू किया है उसके लिए एक बिजनेस प्लान के डिफरेंट टेम्पलेट्स हम लोगों ने बनाए। तो जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ की पूरे बिहार में धूम है। आज श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य की आराधना की और हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पटना, दानापुर, मुंगेर और गोपालगंज की ये तस्वीरें हैं जहां देखिए श्रद्धालु ने पूरे भक्ति भाव से भगवान भास्कर की आराधना की है। पूजा के तीसरे दिन छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया है। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाएगा। और अगली खबर आपको नालंदा से दिखाते हैं जहां बिहार शरीफ शहर में 27 मार्च को निकाली जाने वाली रामनवमी जुलूस यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तैयार कर ली गई है। इस दौरान पटना जोन के आईजी जितेंद्र राणा बिहार शरीफ पहुंचे और रामनवमी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया है। इतना ही नहीं, 31 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नालंदा आगमन की तैयारी का भी जायजा लिया गया। बता दें कि 27 मार्च को बिहार शरीफ शहर में रामनवमी जुलूस यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 26 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा होनी है और इसके साथ ही 31 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नालंदा विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में भाग लेंगी, जिसकी तैयारियों का जायजा लिया गया है। आगामी सप्ताह के अंदर में काफ़ी सारे विधि व्यवस्था के मौके हैं, जिनमें भी चैती छठ है, उसके बाद में रामनवमी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्मृति यात्रा में यहाँ पर जो आगमन है, उसके बाद में सप्ताह अंत में 31 तारीख को माननीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनका यहाँ पर नालंदा परिदर्शन का मौका है। इसी के लिए यहाँ पर आज जो सारे हमारे पदाधिकारी के साथ उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई।